हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र की बुक चैप्टर नंबर 9 जो कि है प्रदूषण चल रहा था, पार्ट 2 करेंगे अभी हम। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी हम चैप्टर नंबर पहुँच चुके हैं 9 पे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है और विविध देख लेंगे एक बार हम। तो चलिए अब पहुँचते हैं जहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हम जो कर रहे थे वो था वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में हम यहाँ तक कर चुके थे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी। तो चलो देखते हैं गाइस। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। कमेंट भी करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो सब बताइएगा। और शेयर करिएगा अगर कोई जो है घटना चक्र पढ़ना चाहता है उसको, जिसे टफ लगती है और जो आसान भाषा में पढ़ना चाहे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट एक टेबल देखी थी। टेबल हमने क्या देखी थी, यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि आपके जो सपोज आप किसी शहर में रह रहे हैं और वहाँ के जो एयर क्वालिटी है उसके बारे में जानकारी। तो उसमें एक होता है सूचकांक कि किस नंबर पे है। सपोज़ कि दिल्ली का तो वैसे तो बहुत बुरा हाल रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब वो किस श्रेणी में आता है, अच्छा है, संतोषजनक है, मध्य प्रदूषित है, कैसा है, बहुत खतरनाक है, जो भी है। और उसको एक कलर दिया है उसके बारे में, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर या पेड़ पौधे पर, जीव जंतुओं पर, तो वो बात लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे खतरनाक जो इसने लिखा है वो लिखा है, अगर आपका जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका 400 से 500 के बीच में है, ठीक है, जो मतलब गंभीर होगा, गहरा लाल होगा, और इससे स्वास्थ्य पे तो बहुत ही खतरनाक जो है असर पड़ेगा। ये हो गया इंडेक्स की बात। ये जो हम पुराने पहले वीडियो में कर चुके हैं, इससे पहले वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये मंत्रालय है पर्यावरण वन मंत्रालय ने क्या करा, इसके द्वारा 2014 को क्या राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI को जारी किया गया। और ये सूचकांक जो शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण है उसका जो स्तर है वो बताने के लिए क्या होता है, एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, ठीक है, तो के रूप में कार्य करता है। मतलब आप कह सकते हैं एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के रूप में कार्य करता है, राइट। तो एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के रूप में ये क्या करता है, कार्य करता है। अब इसने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस पहल को जो है आरंभ किया गया। और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या है, वायु प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ है, दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया शुभारंभ, वो हो गया दिल्ली। अभी देखा, दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण क्या है, PM10, PM2.5 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। मतलब दिल्ली में जो प्रदूषण मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको, PM10 मिल जाएंगे, 2.5 PM2.5 मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा। ये कहानी इसने कहाँ की बताई है, दिल्ली की बताई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने कहा कि जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन विभिन्न देशों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र का क्या है, एक वैश्विक प्रयास है। CCAC क्या है, एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर वायु की गुणवत्ता को क्या करता है, अच्छा, बेहतर करने का कोशिश करता है, प्रतिबद्ध होता है, ठीक है। CCAC, ठीक है। अब इसने कहा ये जो है ना 53 देशों और विभिन्न संस्थाओं जो निर्मित या गठबंधन, ठीक है। अब इसने कहा CCAC का अगर हम ये जो है मुख्यतः मीथेन, काला कार्बन, फिर है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC पर केंद्रित रहता है। मतलब CCAC किस पे होता है ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। मीथेन, काला कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, राइट। तो ये जो गठबंधन है वो अल्पजीवी का मतलब होता है कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में कुछ समय के लिए रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो इसने कहा ये गठबंधन जो है अल्पजीवी वायु प्रदूषकों के प्रभावों के बारे में क्या है, जागरूकता फैलाने के साथ साथ उसकी उपशमन रणनीति क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर नई कार्रवाई को बढ़ावा देने का कार्य भी करती है। तो गाइस इस पर बहुत ज़्यादा मतलब इसे आप एक बार रीड करके समझ लीजिएगा, बहुत दिमाग मत इसमें खपाइएगा। तो इसके साथ ही क्या है, इस गठबंधन के सहयोगी देश इस तथ्य को भी जो है मान्यता देते हैं कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों का न्यूनीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूनीकरण के वैश्विक प्रयासों में पूरक और अनुपूरक का कार्य करने में भी सक्षम है। चलिए इसकी बात हम दोबारा करेंगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है।
तो अब यहाँ पे लिखा है वायुमंडल में वर्षा और ओस द्वारा जो है धुआं और धूल गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। मतलब इसने कहा कि अगर वायुमंडल में धूल धुआं ये सारी चीज़ें होती है तो बारिश वारिश या ओस पड़ जाती है तो ये सब नीचे बैठ जाती है और जो वायुमंडल है स्वच्छ हो जाता है। ऐसे प्रदूषक जिसके कणों का जो व्यास है 2.5 मैक्रोन से कम होता है वो ना वर्षा के दवाई वायुमंडल से स्वच्छ नहीं हो पाता। यानी कि हम बात करते हैं, अगर हम PM 2.5 की बात करें तो ऐसे धूल के कण जिसका जो व्यास है 2.5 से माइक्रोन से कम होगा वो जो है वर्षा के द्वारा जो है ना नीचे नहीं बैठ पाएगा। मतलब इससे वायुमंडल स्वच्छ नहीं हो पाएगा अगर वर्षा भी आती है तो। ठीक है, अब इसने कहा वाहनों से उत्सर्जित NX ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अनबर्न SC हो गया को गैर हानिकारक यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए इसने कहा उत्प्रेरकी परिवर्तक नामक क्या है उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इसने कहा इसको जो है गैर हानिकारक उत्प्रेरक अगर बनाना है तो आप किसका प्रयोग करते हैं, आप करते हैं उत्प्रेरकी परिवर्तक का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है एक उत्प्रेरक पर से उत्सर्जित गैस को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, एक उत्प्रेरक होता है मतलब प्लैटिनम हो गया, रेडियम हो गया, प्लैटिनम या रोडियम अथवा रोडियम ये हो गया। ठीक है, ये एक उत्प्रेरक है। इस पे हम क्या करेंगे एक उत्सर्जित गैस को प्रवाहित कराएंगे जिससे उसमें उपस्थित जो गैसीय मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से N2 हो गया, HC से हो गया SC से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा है आई नो, आगे देखेंगे हम। जैसे इसमें लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन और ये किसकी उत्प्रेरक क्या है यहाँ पे लेड है यानी कि सीसा है, इसकी उपस्थिति में चला तो ये किस में बदल रहा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में बदल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन तो विमुक्त हो ही रहा है। चलिए अब इसमें लिखा है जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। यानी जीवाश्म ईंधन से क्या आ रही है सल्फर SO2 आ रही है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है। ठीक है, इन्हें वातावरण में जल से प्रतिक्रिया करके जो है वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण ये हो जाती है। मतलब इसने कहा कि SO2 तो है ही वातावरण में, अब बारिश हो गई यानी कि बारिश के जल से ये क्रिया करती है और ये क्या बना देती है, ये बना देती है सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि ये एसिड रेन जो हम बोलते हैं ना एसिड रेन, वो ये इसी की वजह से हो रही है। अब इसमें घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले जो वायु प्रदूषण को घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि घरेलू गतिविधियों से जो प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, उसको घरेलू वायु प्रदूषण बोल दिया। इंडोर वायु प्रदूषण का, इंडोर मतलब घर के अंदर वाले, तो इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रदूषक है वो है रेडॉन गैस। कौन सी है, रेडॉन गैस। अच्छा, इसने कहा ये इंपॉर्टेंट गैस है, इंपॉर्टेंट याद करिएगा, घर में जो हो रही है वो रेडॉन गैस की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। इंडोर वायु प्रदूषण इसकी वजह से हो रहा है, घर में चाहे कोई और इंडोर है तो। अच्छा, रेडॉन क्या है, एक रंगहीन है मतलब कलर नहीं है, गंधहीन रेडियो एक्टिव क्या है अक्रिय गैस है। क्या है ये रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडॉन गैस क्या है, रेडियम से उत्सर्जित होती है। ठीक है, अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। ठीक है, रंग भी नहीं है, गंध भी नहीं है और ये रेडियम से उत्सर्जित होती है। रेडॉन गैस से क्या है फेफड़ों का कैंसर, ठीक है, रक्त कैंसर ये हो सकता है। ठीक है, इसमें ध्यान है कि रेडॉन गैस जो है मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मृदा से निकलती है। शहरों में वातायन की कमी के कारण, वातायन मतलब होता है वेंटिलेशन, मतलब कि आपके घर से हवा पास ही नहीं हो पा रही है कहीं से, तो इसने कहा शहरों में वातायन की कमी के कारण क्या है घरों में इकट्ठा होकर ये गैस जो है फेफड़ों के कैंसर को जन्म दे देती है। अब यहाँ लिखा है कि WHO के अनुसार क्या है प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु जो है घरेलू वायु प्रदूषण से ही हो जाती है। मतलब आपके घर में वेंटिलेशन या वातायन का होना बहुत ज़रूरी है, क्यों हवा एक साइड से आए, एक साइड से तो बाहर निकले कहीं से। ठीक है, तो इसमें देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ लिखा है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो गाइस क्या वायु प्रदूषण का मतलब अगर आप इसको जलाते हो तो इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण का क्या है मुख्य कारण हो गया। जब मानवीय प्राकृतिक कारकों से वायुमंडल में जो है उपस्थित गैसों की निश्चित अनुपात में क्या होता है अवांछनीय परिवर्तन होता है। मतलब इसने कहा कि वायुमंडल में जो गैसेस होती है ना वो एक परसेंटेज में होती है कि नाइट्रोजन इतने %, ऑक्सीजन इतने, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इन परसेंटेज में जो है बदलाव होता है, ये कम या ज़्यादा होती है, तो ये क्या होता है एक अवांछनीय परिवर्तन होता है इन गैसों में। अवांछनीय मतलब जो नहीं चाहते हैं वैसा कुछ हो जाए, तो ये क्या होता है वायु प्रदूषण का ही कारण होता है, वायु प्रदूषण होता है इससे। अच्छा, इसमें प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के यानी कि ये होता है स्मॉग, ठीक है, के बनने के समय क्या होता है निम्न में से कौन सा एक
उत्पन्न होता है। तो गाइस क्या होता है यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। देखिए स्मॉग जो है ना दो से मिलकर बना है, स्मॉग जो है दो से मिलकर स्मोक और फॉग से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो प्रकाश, रासायनिक, धूम्र, कोहरा, ठीक है। अब इसका वायु प्रदूषण की क्या है, एक अवस्था है और क्या है, गाड़ियों या औद्योगिक कारखाने से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या करते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, द्वितीय प्रदूषक को जन्म देते हैं। जैसे द्वितीय प्रदूषक क्या होगा, जैसे इसने कहा ये और ये जो है NOx या कह लीजिए NO2 जो है आपका सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, एक द्वितीय प्रदूषक बनाते हैं। अच्छा, द्वितीय प्रदूषण जैसे कि ओजोन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, पेन हो गया यानी कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो गया, ये हो गया। तो इन्हीं द्वितीय प्रदूषकों से क्या है, प्रकाश, रासायनिक, धूम्र, कोहरा उत्पन्न होता है, यानी कि इससे ही क्या होता है, स्मॉग जो है उत्पन्न होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कि प्रकाश, रासायनिक, धूम्र, कोहरा यानी कि स्मॉग का बनना किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। तो देखिए हमने कहा NO2 भी होता है और ओके, चलिए डायरेक्ट देख लेते हैं, ए आंसर है, यानी कि इसने कहा NO2 हो गया, O3 पेन हो गया, के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो वही चीज़ अभी जो हमने पढ़ी है देख लेते हैं। गर्म, शुष्क, तीव्र और विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, नाइट्रोजन और NOx, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, आपका पेन हो गया। तो इन अभिक्रिया को जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है सूर्य के प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक दोनों शामिल होते हैं। तो इससे बनने वाले जो भूरे नारंगी जैसे कि वायु प्रदूषण के पर्दे को जो है प्रकाश रासायनिक धूम्र कहते हैं, राइट। तो ध्यान है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से क्या बनता है, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैस जो है वायु से मिलकर NO2 बनाता है, ठीक है। तो NO2 भूरे रंग की तीखी गैस है और ये प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप क्या होते हैं, NO और नवजात ऑक्सीजन का एक एक परमाणु बना लेते हैं। मतलब कहानी कुछ ऐसी गाइस। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये हम ऊपर एक बार देख के आए थे, ये सेम है। ऊपर एक चीज़ हमने देखी थी, चलिए आइए पहुँचते ऊपर हमने कहाँ पे देखा था, ये उसी को बस एक्सप्लेन कर रहा है बार बार, ठीक है। तो हम वहीं पहुँच जाए, देखिए ये है, ओके, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये यहाँ पे इसने जो कहा है ना, उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है उस पैराग्राफ में, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी, ये पूरा यही चीज़ जो है ना वहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम टाइम यहाँ पे वेस्ट करना नहीं चाहते। आप एक बार जो है वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 जो है ना वो देख लीजिएगा, तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना सेम है, ठीक है। हमने नोट्स में भी इसको एक बार पढ़ लिया था। अब देखिए हम लिखा है, धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। तो क्या होता है गाइस, यहाँ पे होता है PAN, पेन होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, राइट। तो इसने कहा पेरोक्सी PN पेन जो होता है प्रकाश रासायनिक धूम्र में यानी कि फोटोकेमिकल स्मोक में उपस्थित एक क्या है, द्वितीय प्रदूषक होता है, ठीक है। पेन क्या होता है, एक द्वितीय प्रदूषक होता है जो आंखों में जलन और उत्तेजना पैदा करता है, और ये आंखों को प्रभावित करने वाला क्या है, एक शक्तिशाली क्या है, उत्तेजक है, राइट, पेन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन कौन सी होती है। क्या CO होती है, N2 होती है, O2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक गैस है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है, प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो रंगहीन होता है, अति विषैला होता है। 90% मात्रा जो है प्राकृतिक स्रोत से मिलती है इसकी, और जो 10% होता है वो जैसे कोयले को जलाने से हो गया, स्वचालित वाहनों इत्यादि से क्या होता है, वातावरण में मिल जाती है। CO उत्सर्जन का जो है 50% जो है आपका ऑटोमोबाइल से निकलता है, गाड़ियों से निकलता है। और क्या है, ये सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित होती है, यानी सिगरेट में भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए होती है। मतलब ये है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वायुमंडल में रहती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कम समय के लिए रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। इसका जो है ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, ठीक है। और इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन जो है परिवहन में से होता है, यानी कि अगर यातायात गाड़ियों से ज़्यादा होता है। अब इसने कहा, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है। इसने कहा देखिए, ओजोन एक द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। आपका PAN, पेन और स्मॉग ये सब द्वितीय। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, आपका प्राथमिक प्रदूषक, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसने कहा कि देखिए, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक
इस स्रोत से सीधा जो है वायुमंडल में मिल जाते हैं, ठीक है। वो आपके प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गए, ठीक है। जबकि ऐसे प्रदूषक जो है ना प्राथमिक, मतलब इसमें का अब क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, तो वो क्या है वातावरणीय पदार्थों से मिलते हैं और क्या करते हैं, एक द्वितीय प्रदूषक बनाते हैं। जैसे हमारा ओजोन हो गया, आपका पीएन पेन हो गया, ओजोन स्मोक हो गया आपका, ये सारे क्या है आपके द्वितीय प्रदूषण। जबकि अगर हम बात करें सल्फर के ऑक्साइड यानी कि SOx की बात करें, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो ये आपके क्या है प्राथमिक प्रदूषक है। तो कैसे एक चीज़ याद रखिएगा, कौन कौन से प्राथमिक प्रदूषक है, कौन कौन से द्वितीय प्रदूषक, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, तो द्वितीय प्रदूषक बताएं, देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये आप बता सकते हैं इन सब में से कौन सा, तो स्मोक जो है द्वितीय प्रदूषक है। अब इसमें लिखा है अधूरे प्रज्वलन के कारण, मतलब ये पूरी तरह से अगर ना जला हो तो मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन गैस है वो कौन सी होती है, तो इसने कहा कि क्या होती है गाइस, तो सिंपल सा आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ लिखा मोटर कार और सिगरेट की अधूरे प्रज्वलन यानी कि पूरी तरह से अगर ना जले तो उसके कारण जो रंगहीन गैस निकलती है वो होती है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या करती है, एक स्थायी यौगिक बना लेती है, यानी CO जो है हीमोग्लोबिन के संग क्रिया करती है, जिससे क्या हो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता, यानी हीमोग्लोबिन में क्या चलता रहता है, ऑक्सीजन चलता रहता है। अगर CO हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और क्या होता है, उसकी वजह से जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम कर रहा है, वो काम वो नहीं करता है फिर, तो इससे क्या होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होता है, मृत्यु हो सकती है, ठीक है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे बढ़ते वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को जो है प्रदूषित करती है, तो गाइस आंसर है लेड, ठीक है, यानी कि सीसा। देखिए क्या होता है, वाहनों में जो पेट्रोल है, पेट्रोल के जलने से क्या होता है, लेड धातु उत्सर्जित होती है, लेड यानी कि सीसा निकलता है, जो वायुमंडल को क्या करती है, प्रदूषित करती है लेड। क्या देखिए लेड हम क्यों डालते हैं पेट्रोल के साथ, कि नॉकिंग ना हो, जो आवाज़ होती है ना इंजन में वो ना हो, इस वजह से। अब इसने कहा अब परिशोधनशाला यानी कि रिफाइनरी तकनीक में क्या होता है, उन्नयन के कारण क्या है, पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लेड क्या है, एक वायु प्रदूषक है और इससे गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। लेड बच्चों में दिमाग के विकास को में बाधा पहुंचा सकता है, और जो IQ है उसको घटा सकता है। बच्चों के वयस्कों में हृदय और श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं वो हो सकती है, किससे हो सकती है, लेड से हो सकती है, ठीक है। तो इसमें CNG का मुख्य घटक क्या है, CNG का मुख्य घटक है आपका ये CH4 यानी कि मीथेन, राइट। तो इसने कहा कि इसने कहा प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि 3NG के रूप में भंडारित किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक गैस पे अगर बहुत ज़्यादा दबाव डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, ये CNG बन जाता है। तो इसका उपयोग परिवहन, मतलब आप देखते हैं गाड़ियों में यूज़ होता है ईंधन के रूप में, ठीक है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है, मतलब इससे प्रदूषण कम होता है। अब इसने कहा CNG का घटक अगर बात करें तो मीथेन गैस है, मीथेन है, राइट। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन जो है रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करती है। तो देखो इसने कहा कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, रक्त की जो ऑक्सीजन है वो वहन नहीं हो पाती, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है, क्षमता उसकी कम हो जाती है, रक्त में जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता जो है कम हो जाती है। अब इसने कहा 50% हीमोग्लोबिन जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है लगभग, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, श्वसन क्रिया जो है अवरुद्ध हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुलता है, मतलब इसने कहा हीमोग्लोबिन जो है उसमें जो है ऑक्सीजन तो घुल ही रहा है, उसके अलावा ऑक्सीजन से भी तेज कौन सा घुल जाता है हीमोग्लोबिन में, तो वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए तो
फिर पढ़ लेते हैं। तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक हानिकारक गैस है, हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब इसने कहा ये गैस जो हीमोग्लोबिन अणुओं से जो ऑक्सीजन की तुलना में 240 से 300 गुना तेजी से मतलब हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। इस कारण क्या होता है कि वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में हमें क्या होती है, कठिनाई होती है, घुटन महसूस होने लगती है और ये हानिकारक वायु प्रदूषक है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसने कहा निम्नलिखित में से सर्वाधिक हानिकारक, देखिए कार्बन सबसे ज़्यादा हानिकारक हमेशा ये याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब लिखा निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप जो है उत्पन्न होती है। तो जीवाश्म ईंधन को जब आप जलाएंगे तो ये इसमें कहा कि क्या उत्पन्न होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब में से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा फ्लाइंग ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है, कहाँ से होता है गाइस, तो ये होता है कोल पत्थर के कोयले से, राइट। अब इसने कहा फ्लाइंग ऐश जो है ना कोल के दहन यानी कि कोयले पत्थर के कोयले के दहन से होता है उत्पन्न। ठीक है, इसमें क्या होता है सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, धुएं के साथ हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि जो कोयला आधारित जो ताप विद्युत घर है वहाँ से उत्पन्न जो ये सूक्ष्म पाउडर है वो जीवों में श्वसन संबंधी, मतलब जो ताप विद्युत घर है ना यहाँ से सूक्ष्म पाउडर के रूप में निकलती है फ्लाइंग ऐश, और ये क्या होती है जीवों के जो श्वसन संबंधी रोग होते हैं ना उसके लिए उत्तरदायी होती है और ये पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित होती है। अच्छा, इसमें क्या है वायु में मिलने से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है इसे वायु में मिलने से रोकने के लिए। ठीक है, अब इसे फ्लाइंग ऐश प्रदूषक होता है, तो यहाँ लिखा है ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होता है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, तो गाइस यहाँ पे है लाइकेन फॉर अमरबेल, तो लाइकेन आंसर है। मतलब लाइकेन क्या होता है ना, लाइकेन पेड़ों की छाल पर उगते हैं, जैसे पेड़ है पेड़ों की छाल पर आपको लाइकेन मिल जाएंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि लाइकेन का निर्माण जो है शैवाल और कवक के द्वारा होता है, किसके, शैवाल और कवक के द्वारा। अच्छा, नाइट्रीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, इसे पौधे क्या है जड़ों द्वारा खाद्य के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, इसके बदले में पौधे इन जीवाणुओं को भोजन और रहने के लिए स्थान दे देते हैं। इस प्रकार ये सहजीविता के प्रभाव पौधे और वातावरण पर पड़ता है। अब इसने कहा कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव जो है लाइकेन पे पड़ता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो लाइकेन जो है प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, मतलब अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा तो लाइकेन क्या होगा, खत्म होने लगेंगे, नहीं होंगे। ठीक है, ये ऐसा कुछ है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कहाँ की वायु जो है प्रदूषित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का सूचक है, तो देखिए लाइकेन है आपका। ठीक है, लाइकेन भी होता है और मॉस भी। ठीक है, अब इसने कहा लाइकेन और मॉस दोनों जो है ना, ये वाला एक न्यू पैराग्राफ है, ठीक है, तो पढ़िएगा। मॉस अभी तक नहीं, तो लाइकेन और मॉस दोनों ही के वायु प्रदूषक के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, SO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो लाइकेन क्या होते हैं हमारे समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, पेड़ों के तने, चट्टानों आदि पर आपको मिल जाएगी। मॉस जो है आपका बायोफाइटा समूह का सदस्य जो चट्टानों एवं पेड़ों की सतह पर पाए जाते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मॉस समाप्त या कम हो जाता है, यानी कि लाइकेन कब कम होता है, जब SO2 बढ़ता है वातावरण में, और जो मॉस है वो कब कम होता है, जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो आंसर आप जानते हैं लाइकेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो यहाँ पे भी आंसर सिंपल है, लाइकेन। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक होता है किसका, वायु प्रदूषण को बताने का कि है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल प्रदूषक नहीं है, यानी कि जल को प्रदूषित नहीं करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि गाइस सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, बाकी तांबा जस्ता के लिए जल को भी प्रदूषित कर सकता है। ठीक है, तो इसने कहा सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण के कारण ये होता है, मतलब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है, वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में जो है सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का जो है कारण होता है। मतलब इसने कहा SO2 और फिर बारिश हो जाए तो H2O बारिश का पानी, अगर दोनों मिल जाए तो क्या बन जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर की बात 2009 की बात कर रही है। चलिए, तो आंसर है अंकलेश्वर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो
तो प्रश्न काल की बात कर रहा है। आप ना अपडेट करिएगा, आप अब देखिएगा कि कौन सा है, ठीक है। अब जो है ग्रीन पीस इंडेक्स द्वारा जो है 2020 जनवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के इतने नगरों में से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर था। 2019 की बात है तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है झरिया। 2020 जो भी है, तो गाइस इसलिए क्या है 2020 में क्या है, ग्रीन पीस इंडेक्स द्वारा एयरपोकैलिप्स रिपोर्ट ओके जारी की गई, जिसके अनुसार नेशनल एक्विएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में शामिल 287। तो गाइस ये देखिए 2020 का डेटा है, लेकिन आप 2023 या 2022 का जो भी मिले उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी देखा नहीं क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। अब इसने लिखा है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो जिसमें प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ हम कैसे करते हैं, वर्षा से हो सकता है, ठीक है, जिससे क्या धूल के कण क्या है नीचे बैठ जाते हैं, वायुमंडल से नीचे बैठ जाते हैं। तो हम कहाँ पहुँचे, हाँ, वायुमंडल में ओस और वर्षा के द्वारा क्या है, धुआं, धूल, गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जा सकता है। ऐसे प्रदूषक जिसके कणों का जो व्यास है 2 माइक्रोन या 2.5 माइक्रोन से कम होता है, उसे वर्षा के जल द्वारा जो है वातावरण को स्वच्छ नहीं किया जा सकता। इसमें अब वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या है, 2018 में वायु यानी कि का वायु प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था, ठीक है। तो इसने कहा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु प्रणाली का शुभारंभ जो है दिल्ली में किया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण क्या है, आपका PM10 अभी पढ़ा था हमने, PM2.5 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब ये एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था। कहाँ फैला था गाइस, एशिया में फैला था, और एशिया में भी दक्षिण एशिया में फैला था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, तो एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। ये वस्तुतः प्रदूषण के कारण था, ठीक है। अब 2007 में क्या होता है, इसकी रिपोर्ट आई, और एशियाई ब्राउन क्लाउड कह दीजिए, एशियाई भूरा बादल कह दीजिए, वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इस घटना में क्या होता है, वायु प्रदूषण से जनित जो भूरे बादल है उसकी एक परत बन जाती है, जो प्रत्येक वर्ष जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक रहती है, और ये कहाँ पर आपको मिलेगी, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे है कि कथन लिखा है, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पे होता है। सही बात है, मोटर गाड़ियों में जो है दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। चलिए तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, सी जो आर जो था ना वो कारण वो गलत था, बाकी जो कथन है वो सही था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है दिल्ली में जाड़े की ऋतु में क्या होता है, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। ठंडी वायु क्या होती है, भारी होती है, वो नीचे आ जाती है, और उसके ऊपर गर्म वायु आ जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ठंडी वायु क्या होती है, भारी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाती, और धरातल से कुछ ऊंचाई पर क्या होता है, धूल, गैस, इन सब की एक परत बन जाती है, ठीक है। बस यही बात है। अब इसमें लिखा है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है। इंडोर वायु प्रदूषण में होता है रेडॉन गैस, राइट। तो देखिए क्या होता है, इसमें लिखा है कि जो इंडोर वायु प्रदूषण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है प्रदूषक का वो होता है रेडॉन गैस, राइट। अब ये जो गैस होती है ना वो रंगहीन है, गंधहीन है, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, राइट। और ये जो गैस है ना वो क्या है, रेडियम से उत्सर्जित होती है, और ये फेफड़ों के कैंसर के लिए या रक्त कैंसर इन सब के लिए उत्तरदायी होती है। अच्छा, घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को हम क्या बोलते हैं, घरेलू वायु प्रदूषण बोलते हैं। अब इसने कहा जो रेडॉन गैस है ना ये मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है, यानी मिट्टी से मिलेगी आपको। अच्छा, अब क्या होता है कि शहरों में जो वातावरण यानी कि वेंटिलेशन की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है घरों में इकट्ठा होकर ये गैस क्या होता है, कैंसर बनाती है। किसका, फेफड़ों का कैंसर बनाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें लिखा है सिगरेट के धुएं में मिल जाएगा आपको। तो सिगरेट के धुएं में आपको देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दोनों ही मिलते हैं, राइट। तो इसमें सिगरेट के धुआं जो है रसायनों का एक क्या होता है, मिश्रण होता है, जटिल मिश्रण होता है। अच्छा, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड भी मिल जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसेस मिल जाएगी, और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड भी मिल जाएगा, एक्रोलीन, बेंजीन, ये सारी भी अस्थायी रसायन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में मिल जाएगा, और इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है निकोटीन की, राइट। तो ये अत्यंत हानिकारक कैंसर कारक होता है। और अब इससे क्या होता है कि आँख, नाक, गले में जलन, यह ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा, कैंसर, ये सारे खतरे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है आपका रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व यानी कि डेंसिटी को नापने के लिए किया जाता है, तो धुएं की डेंसिटी को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसे जो है फ्रांसीसी प्रोफेसर यानी कि मैक्सिमिलियन
रिंगेलमैन द्वारा जो है विकसित किया गया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम हो गया। यह है यूपीपीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। ये कुछ नया है जो हम पढ़ के नहीं आए हैं, ठीक है, नोट्स में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ईंधन के रूप में जो है कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्र जो होते हैं ना, उससे क्या निकलता है, फ्लाइंग ऐश निकलती है। अब इसमें से आपको बताने की कौन सा जो है कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो इसने कहा कि जो फ्लाइंग ऐश है ना, उसका यूज़ जो है भवन निर्माण के लिए ईंट उत्पादन में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। फ्लाइंग ऐश का उपयोग जो है कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न में के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। फ्लाइंग ऐश केवल जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त यानी टॉक्सिक तत्व नहीं होता, तो ये गलत है। देखिए पहला और दूसरा सही है और तीसरा वाला गलत था, ठीक है। चलिए IAS 2015 का क्वेश्चन है और ये जो पैराग्राफ है ये कुछ नया है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से क्या है उत्पन्न, विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप क्या होता है, उत्पाद के रूप में फ्लाइंग ऐश निकलता है, राइट। अब इसमें क्या है, मुख्य खनिज यौगिक की बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो कुछ मात्रा में इसमें विषाक्त तत्व भी होते हैं, यानी कि टॉक्सिक तत्व भी होते हैं, अतः कथन तीसरा जो है ना गलत है। अब फ्लाइंग ऐश का उपयोग आप कहाँ कहाँ करें, ईंटों के निर्माण, ईंट बना सकते हैं आप इससे, कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। फ्लाइंग ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है, वायु के साथ दूर तक चला जाता है, ठीक है। इसमें शीशा और सैनिक कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुएं भी होती हैं। अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। एक हो गया स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ हो गया, या तंबाकू धुआं हो गया, लकड़ी का जलना हो गया। बेंजीन का किस किस से होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। फिर है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करके, पॉलीयूरेथिन से निर्मित उत्पादों का उपयोग करके। तो देखिए आंसर है 1 2 3 सही है, बाकी आपका ये जो 4 5 है ये गलत है। देखिए ये भी नया है, यह भी हम पढ़ के नहीं आया है, पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। बेंजीन जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखा है C6H6 है, ठीक है। एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है, स्वचालित वाहन से उत्पन्न होने वाला उत्सर्जन। फिर है गैरेज में संग्रहित पेट्रोल तेल, तंबाकू का धुआं, कोयला, लकड़ी, गैस, मिट्टी का तेल, तरल पेट्रोलियम गैस। इन सब से क्या मिल जाएगा आपको, क्या निकलता है, बेंजीन निकलता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक क्या है, यंत्रीय विधि नहीं है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या नहीं है, तो साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। देखिए साइक्लोन डिवाइडर, बाकी जो है वो देखिए, एक है बैक फिल्टर हो गया, साइक्लोन सेपरेटर हो गया, साइक्लोन कलेक्टर हो गया। यूपीपीसीएस में 2013 का क्वेश्चन। देखिए साइक्लोन डिवाइडर की अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है, ठीक है। गैसीय कणकीय पदार्थों द्वारा होने वाले जो वायु प्रदूषण है उसको रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कारखाने की चिमनी से निश्चित धुआं कालिक के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को क्या बोलते हैं, बैक फिल्टर कहते हैं। तो वैसे एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया है मेंस में, आया यूपीपीसीएस मेंस में, इसे अगर आप स्किप करना चाहते हो कर सकते हैं, बट एक बार पढ़ लेते हैं। इसने कहा 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले जो कणकीय पदार्थ है उसको जो है पृथक करने के लिए बैक फिल्टर का भी यूज़ किया जाता है। 50 माइक्रोमीटर से जो बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थ है उसको अगर आपको फिल्टर करना है तो साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसने लिखा वेट स्क्रबर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैस में से मतलब किनको विचार में लिया जाता है। तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए कौन कौन से, इसने कहा बी यानी कि 2 3 और 4, यानी कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दीजिए बाकी सारे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये 10 जो है ना याद रखिएगा 10। तो देखिए कौन कौन से, इसने कहा कि अगर आपको ना ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बताएं तो 8 मुख्य जो प्रदूषक है उसकी बात करते हैं। तो एक तो हो गया आपका PM 2.5 हो जाएगा, एक हो जाएगा PM 10 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 2 हो गए। एक हो जाएगा NO2 और SO2 हो जाएगा, तो 2 ये हो गए, ठीक है। तो यानी कि एक ये वाला हो जाएगा, एक PM 2.5 हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका गाइस ये क्या है, अमोनिया हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लेड यानी कि शीशा हो जाएगा। तो अमोनिया और लेड ये 10 हैं, 10 के 10 नहीं, 10 नहीं 8 है। तो 8 ही तो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
हाँ, तो 8 है, 8 के 8 आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसने कहा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 2019 में इसने लिखा है प्रारंभ किया गया। 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP को लॉन्च किया गया। उद्देश्य व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना। 2017 की तुलना में 2024 तक क्या है, PM10 या PM10 और PM2.5 की सांद्रता में 20 से 30% तक की क्या है कटौती करना है। ये क्या है, एम है, लक्ष्य है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? तो मेट्रोपॉलिटन शहर जैसे कि दिल्ली भी आप कह सकते हैं। इसमें जो कारखानों या फिर गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल सकता है, सीसा, ये ओजोन, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन यानी कि PCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी क्या है पहल है। ठीक है, अब देखिए गाइस ये क्वेश्चन आया IAS का। CCAC मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है। तो यहाँ पे आंसर मतलब दोनों ही सही हैं, पॉइंट 1 2 दोनों सही है। तो यहाँ पे इसको आप एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिएगा और छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? तो किससे? पैलेडियम से। ठीक है, इसको भी आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। वाहनों से उत्सर्जित नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और HC को गैर हानिप्रद यौगिक में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तक नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उत्प्रेरक यानी कि इसमें लिखा है प्लैटिनम हो गया, यहाँ पे प्लैटियम या दोनों पर से जो है उत्सर्जित गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित गैसीय मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड से N2 और HCS से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी SKIP कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो है हमारा है वो है एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।